मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लास्ट टाइम इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द डिफरेंट बेसिस, यानी अलग अलग आधार पर इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासिफाई किया गया है और क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, उनके एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। उसी में सबसे पहला था हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सा था? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है? इंडस्ट्रीज दैट ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, या ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, खेती से आता है, या खेती के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल होते हैं वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है? कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल और इसके अलावा और भी जो भी सिंथेटिक फाइबर टेक्सटाइल हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मेन। पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉटन, जूट, सिल्क एटसेट्रा ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही आती है, यानी इतने तरीके के कपड़े की इंडस्ट्री है। उसके बाद फिर हमारे पास था दूसरा यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री। ठीक, शुगर इंडस्ट्री। तो यहाँ ये दो जो हैं वो हमें मेन पढ़नी होंगी, शुगर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी हमें कॉटन को पढ़ना होगा अच्छे से, जूट को पढ़ना होगा, जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। टेक्सटाइल के अंदर भी दो पार्ट है, कॉटन और जूट, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या स्थिति है और ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, फिर किसके बारे में? जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो हम पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ते हैं कि इंडिया में इसकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इट ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो पोजीशन है वो बिल्कुल यूनिक है। क्यों है? इकोनॉमी। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये आपके इस पैराग्राफ की पहली लाइन है। अगर आप अपनी बुक देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और इसी फर्स्ट लाइन को स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। मतलब यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, व्हाई। ठीक, इसी का क्वेश्चन बना करके दे दिया जाएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, व्हाई। बताइए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज इट contributes 14% of total industrial production। यानी इंडिया में जितना भी बाकी सारी इंडस्ट्रीज को मिला करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी इंडिया की बाकी सारी इंडस्ट्री मिला करके, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लस बाकी सारी इंडस्ट्री, यानी इंडिया का अगर टोटल सभी इंडस्ट्रीज का मिला करके प्रोडक्शन जो निकाला जाए तो उसका 14%, ये डेटा अलग हो सकता है। जो न्यू बुक हैं उनमें डेटा ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना आप, जो भी आपकी बुक में हो। सॉरी, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी इंडिया में जो सारी इंडस्ट्रीज मिल करके जितना भी प्रोडक्शन करती हैं उनका 14% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेला कहाँ से आता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। यानी इंडिया का जितना भी टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है सभी इंडस्ट्रीज को मिला करके उसका 14% अकेला टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट to
अप्रोक्स 35 मिलियंस ऑफ पर्सन्स डायरेक्टली, 35 मिलियंस पर्सन्स डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे सीधे ये रोज़गार देती है ये इंडस्ट्री। कितने लोगों को? 35 मिलियन लोगों को ये बिल्कुल सीधा सीधा रोज़गार देती है। यानी मोर देन 35 मिलियन पीपल जो हैं वो एंगेज्ड हैं डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे तरीके से कनेक्टेड है किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों को सीधे सीधे रोज़गार भी दे रही है। तीसरी चीज़, इट कंट्रीब्यूट्स 4% ऑफ द जीडीपी। ये जीडीपी का 4% है, यानी इंडिया की जितनी भी टोटल जीडीपी है, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो निकलता है, टोटल इंडिया की जो भी जीडीपी है उसका 4% जो है वो कहाँ से आता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है। यानी बाकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को भी अगर हम अलग हटा दें, देखिए इंडिया की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो प्राइमरी सेक्टर का ही है, एग्रीकल्चर का है, लेकिन उस बाकी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को अगर हम हटा दें तो अकेले 4% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही है। बाकी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से अलग अकेले खुद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 4% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो ये इतनी सारी वजह हैं जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अपना एक विशेष स्थान रखती है किसमें? भारत की अर्थव्यवस्था में। यानी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री घाटे में जाती है तो 100% ये इतने सारे लोगों को जो रोज़गार दे रही है वो भी पॉसिबल नहीं होगा, और जो इतना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ये भी कम हो जाएगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। यानी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान होता है तो सीधे सीधे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसमें? इंडियन इकोनॉमी में। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कई टाइप हैं, बताया था, कॉटन टेक्सटाइल है, जूट टेक्सटाइल है, सिल्क टेक्सटाइल है, तो उनके बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, भारत में इनकी स्थिति क्या रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखिए इसके अलावा भी एक पॉइंट इसका भी और है, वो भी बताता हूँ। जितनी भी भारत में इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से इसकी जो इंडस्ट्रियल चेन है, जो प्रोडक्शन चेन है, वो कैसी है? सबसे ज़्यादा सेल्फ रेलिएंट चेन है और हर स्टेप में वैल्यू ऐड होती है प्रोडक्ट में। देखिए इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, यानी हमारे देश में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज़ में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेली ऐसी इंडस्ट्री है विच इज़ सेल्फ रेलिएंट, जो पूरी तरीके से सेल्फ रेलिएंट है और कंप्लीट है इन वैल्यू चेन, और वैल्यू चेन में कंप्लीट है। वैल्यू चेन में कंप्लीट मतलब रॉ मटेरियल से लेके और लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू फर्दर ऐड ना होती हो या जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो। जो रॉ मटेरियल है उसकी भी खुद की वैल्यू होती है, उसके बाद जैसे जैसे इसमें वैल्यू ऐड होती है, प्रोसेसिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनता था। फाइनल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, रॉ मटेरियल भी वैल्यूएबल होता है, यानी चाहे रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक लगातार इसमें वैल्यू एडिशन चलता रहता है, कोई भी पार्ट इसका वेस्ट नहीं होता। कैसे बताता हूँ, देखिए इसीलिए इसको कहा गया कि अपनी वैल्यू चेन में बाद में भी जो लास्ट में, यानी जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पर ख़त्म होगी इसकी प्रोसेस, यानी रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनने वाले फाइनल गुड्स तक, इसमें सब कुछ वैल्यूएबल होता है और हर एक स्टेप पर जो है वैल्यू प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, यानी अपने से पहले वाले से ज़्यादा हो जाती है। कैसे देखते हैं, अब देखिए ये पूरी चेन है, तो फाइबर प्रोडक्शन, सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन होता है किससे? रॉ फाइबर से। तो ये है रॉ मटेरियल। रॉ फाइबर कहाँ से आता है? रॉ फाइबर भाई एग्रीकल्चर से आता है, यानी कॉटन की खेती होती है, कॉटन बॉल्स होते हैं खेतों में और उनको तोड़ा जाता है। कॉटन बॉल प्लकर्स जो मजदूर होते हैं ये इन्हीं कॉटन बॉल्स को खेतों से तोड़ने का काम करते हैं पौधों से, और उससे क्या मिलती है? रॉ फाइबर, रॉ कॉटन मिलती है। तो रॉ फाइबर से क्या बना? इसको प्रोसेस किया तो क्या बना? रॉ फाइबर से प्रोसेस किया तो मिलता है क्या? फाइबर प्रोडक्शन, यानी फाइबर मिलता है। उस फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है, स्पिंडल्स होते हैं।
ऐसी मशीन्स जो रॉ फाइबर को स्पिन करके उसका धागा बनाती हैं, उसका थ्रेड बनाती हैं। पहले ये काम पहले ये काम जो चरखे वगैरह जैसी इसी तरीके की सिंपल मशीन्स थी उनसे किया जाता था और उससे स्पिन करके उस क्या बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था। लेटर ऑन स्पिनिंग व्हील आया और बहुत सारी मशीन आई जिनको स्पिंडल्स कहा गया, बड़े बड़े स्पिंडल्स जो बहुत कम टाइम में बहुत सारे रॉ फाइबर का बहुत सारा धागा बनाते थे। तो इन स्पिंडल्स से क्या होता है, स्पिनिंग का मतलब घूमता हुआ एक पहिया, ठीक। तो इन स्पिनिंग से क्या होता है, इन स्पिंडल से ये रॉ फाइबर से धागा बनता है, ठीक। क्या बनता है, धागा बनता है और उस धागे के बड़े बड़े जो रोल्स बनते हैं उनको कहते हैं हम यार्न। क्या कहते हैं, यार्न, ठीक। तो देखिए क्या बताया कि ये पूरी चेन सेल्फ रेलिएंट है और साथ में कैसी है, अपनी और वैल्यू में कंप्लीट है। भाई अगर आपके पास रॉ फाइबर है तो वो रॉ फाइबर भी बिक सकता है, उसकी अपनी वैल्यू है 80-85 रुपये किलो के हिसाब से। और अगर उस रॉ फाइबर से धागा बना दें तो यान बनता, और इस यान को भी ज़रूरी नहीं कि कपड़ा बनाया जाए, ये यान भी सीधे सीधे बहुत अच्छी वैल्यू पर बिक जाता है। यानी फाइबर से धागा बना तो धागे की वैल्यू ज़्यादा, धागा ज़्यादा महंगा बिकता है, वो यान के बड़े बड़े जो रोल्स हैं धागे के वो भी बिक जाते हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अपने आप में कंप्लीट है, उसको चाहो तो डायरेक्ट भी मार्केट में या बाहर बेचा जा सकता है। स्पिनिंग के बाद इसकी होती है वीविंग और नेटिंग, यानी कपड़े की जो बुनाई होती है, यानी धागों से जो कपड़ा बुना जाता है, ठीक है। तो पहले ये काम वीवर्स करते थे, सिंपल मशीन्स के थ्रू करते थे। जो हैंडलूम होते थे यानी हाथ से चलाने वाली जो मशीन है, सिंपल मशीन होती थी, उनसे धागे से कपड़ा बुना जाता था, तो वो कपड़ा बनता है, ठीक। तो यहाँ पर जो कपड़ा बनेगा तो वो टेक्सटाइल बनेगा। क्या बनेगा, टेक्सटाइल। अब चाहें तो आप इस कपड़े को सिलिए मत, सीधे सीधे ये कपड़ा भी मार्केट में बेचा जा सकता है। जैसा हम लोग लाते हैं ना कि दुकान पर गए और पैंट सिलवाने के लिए, शर्ट सिलवाने के लिए सीधे कपड़ा कटवा करके ले आते हैं, तो वो टेक्सटाइल होता है, बाद में उसको टेलर के थ्रू हम सिलवाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो रॉ फाइबर है वो भी बिक रही है, यानी इसे कौन बेचता है, फैक्ट्रीज के लिए किसान इस रॉ फाइबर को उगाते हैं, कॉटन को उगाते हैं और इनको बेच देते हैं, तो इसकी भी अपनी वैल्यू है। इसको प्रोसेस किया गया, इसकी स्पिनिंग की गई और इसमें वैल्यू ऐड हुई। अब ये धागे के बड़े बड़े रोल्स बने, यार्न बन गया, यार्न को बेचा जा सकता है सीधे फैक्ट्रीज को जो कपड़ा बुनती हों, और बाद में जहाँ वीविंग निटिंग होती है तब हमें प्रॉपर एक कपड़ा देखने को मिलता है। आगे फर्दर इसको ऐसे भी बेचा जा सकता है। बाद में इसकी क्या होती है, डाइंग होती है और फिनिशिंग होती है। डाइंग मतलब इसको अलग अलग कलर में रंगा जाता है, कलर किया जाता है, तो यहाँ से जो कलर्ड टेक्सटाइल मिलेगा हम उसको भी बेच सकते हैं, ठीक। और उसके बाद इसका क्या होता है, गारमेंट बनाया जाता है, यानी इसकी स्टिचिंग होती है, स्यूइंग होती है और उसके बाद नए कपड़े उनके बना दिए जाते हैं, यानी रेडीमेड गारमेंट्स जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये चेन पूरी कंप्लीट है और हर एक स्टेप के साथ, हर एक प्रोसेस के साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है नया, उसकी वैल्यू बढ़ रही है और उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की चाहे तो ज़रूरत भी नहीं है, उसको डायरेक्ट वैसे का वैसा ही मार्केट में बेचा जा सकता है, जो कि बाकी किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। यानी जिसका रॉ मटेरियल चाहो तो वो सीधा बिक जाता है, उसकी अपनी वैल्यू है। स्पिनिंग के बाद जो धागा बनता है उसके रोल्स बनते हैं जिनको यार्न्स कहते हैं, वो भी बेचे जा सकते हैं। वीविंग एंड नेटिंग, और कपड़ा अगर उनको इस यार्न का, उस धागे का बुन करके कपड़ा बना दिया जाए, उसे कलर कर दिया जाए तो वो केवल कपड़ा भी बेचा जा सकता है, या फिर उस कपड़े की टेलरिंग की जाए, यानी उसकी कटाई की जाए, फिर उसको सिला जाए और रेडीमेड गारमेंट बना करके, यानी जो फाइनल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो भी की जा सकती है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसको समझिए, रॉ कॉटन की वैल्यू अगर 85 रुपये किलो यानी 85 रुपीज़ 90 रुपीज़ होगी, तो इस फाइनल गारमेंट की जो कीमत होगी कम से कम 800 रुपीज़ होगी। यानी 80-90 रुपीज़ की कॉटन, 80-90 रुपीज़ का रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 800 रुपीज़ 900 रुपीज़ के फाइनल प्रोडक्ट में। यानी इतनी वैल्यू इसमें डेवलप होती है, रॉ मटेरियल में हर बार इतनी वैल्यू ऐड होती चली जाती है। अब यहाँ फ़ायदे नुकसान की बात मैं आपको बताता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद आखिर दिक्कत क्या है? देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉटन का टेक्सटाइल हो, चाहे कॉटन टेक्सटाइल हो या सिल्क टेक्सटाइल हो, ये हमारे साथ समस्या सभी में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब इतना सब कुछ है तब तो इंडिया इसमें नंबर 1 होना चाहिए था और इंडिया के पास पैसा बहुत होना चाहिए था। देखिए बात यह है कि एंशियंट टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत में सारा काम होता था हाथों से, यानी जो स्पिनिंग है वो भी हाथों से होती थी, वीविंग नेटिंग भी हाथों से होती थी, डाइंग भी हाथों से होती थी। बहुत ज़्यादा कलर्स भी उस समय हुआ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी भारत के रंगे हुए कपड़ों की डिमांड पूरी दुनिया में थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारत में जो ब्रिटिश पीरियड रहा, जिसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ।
अगर ये नुकसान ना किया होता ब्रिटिशर्स ने तो आज ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती, सबसे ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री बन सकती थी, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती। हालांकि अब भी बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या क्या है कि जो प्रोग्रेस थी वो रुक गई। कब? ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेजों के समय में ये चीज़ जो है वो रुक गई। तो एंशियंट इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होता था टेक्सटाइल का, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, तो वो हैंडलूम से होता था। लेकिन लेटर ऑन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगानी शुरू की, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। तो यहाँ उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लगानी शुरू की। तो मिल्स फैक्ट्रीज़ वगैरह जब लगी तो यहाँ फिर हैंडलूम की जगह पावर लूम्स ने ली, और जो चरखे वगैरह से जो स्पिनिंग होती थी उसकी जगह स्पिनिंग जेनी मशीन का नाम था, स्पिनिंग व्हील्स, ये सारी चीज़ें आई, मशीनों के थ्रू सारा काम होने लगा। और तो क्या हुआ, शुरुआत ये थी कि यहाँ ये मशीनें बाद में आई, बल्कि उससे पहले ही वो भारत से रॉ कॉटन ले जाते थे इंग्लैंड में, जो मशीनों के थ्रू उस कपड़े को तैयार किया जाता था और वो यहाँ पर आकर के बेचा जाता था। जो मशीन मेड क्लॉथ था, लोगों ने उसको ज़्यादा पसंद किया। इसकी वजह से इंडिया के जो लोकल यहाँ मार्केट था टेक्सटाइल का, उसको बहुत नुकसान हुआ। और साथ में जब उन्होंने फैक्ट्रीज़ यहाँ लगानी शुरू कर दी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो यहाँ जो लोग काम करते थे यानी हाथों से, जो हैंडलूम वर्कर्स थे, उनकी जॉब चली गई। तो ये काफ़ी कुछ नुकसान उस समय इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान के बाद कुछ फ़ायदे भी हुए कि इस तरीके से इंडिया में कहीं ना कहीं जो मशीन्स वगैरह थी, जो हो सकता है आगे 10-20 साल बाद आती, वो टाइम से थोड़ा पहले आ गई। और जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उससे पहले जो इंडियन जो क्लॉथ मेकर्स थे, जो इंडिया की जो लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो उन मशीनों के लिए अपने आप को अडॉप्ट करने लगी और उन्होंने भी उस मशीन सिस्टम को अपनाया और इंडिया में प्रोडक्शन भी मशीनों के थ्रू आगे चल करके होने लगा। लेकिन जितना इससे फ़ायदा नहीं हुआ, उससे पहले काफ़ी नुकसान इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो चुका था, क्योंकि लोकल जो हैंडलूम वर्कर्स थे, जो वीवर्स वगैरह थे, वो पूरी तरीके से जॉबलेस हो गए थे, क्योंकि उनकी जगह मशीनों ने ले ली थी, लेटर ऑन भी लेने वाली थी। हालांकि आज़ादी के बाद थोड़े से हालात सुधरे, तरीका लोगों ने बदला, कुछ ने मशीनों के लिए खुद को अडॉप्ट किया, तो इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं। लेकिन दिक्कत वही थी कि मशीनें इंडिया में आ तो गई, लेकिन मशीन्स के साथ समस्या अभी भी ये है कि इंडिया के पास रॉ फाइबर बहुत है। ठीक है, इंडिया के पास रॉ फाइबर बहुत है, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया, और इंडिया में सबसे फाइन क्वालिटी का कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस होता है। स्पिनिंग भी खूब अच्छी होती है। भारत में जो मिल्स हैं, जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, कपड़ा बनाने वाली जो मिलें हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें स्पिनिंग बहुत अच्छी होती है। स्पिनिंग मशीन्स काफ़ी सारी हैं, यानी स्पिनिंग यानी जो कॉटन फाइबर से धागा बनाती है। तो यार्न बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनता है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में धागा बनता है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या इन 3 जगहों पर है। इंडिया में वीविंग और निटिंग के लिए जो होना चाहिए मशीनें, वो अभी उतनी कैपेबल नहीं है। यानी इंडिया में रॉ फाइबर खूब अच्छा प्रोड्यूस होता है, उसकी क्या होता है, उससे जो यार्न है यानी स्पिनिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारा धागा हर साल बनता है, उसके रोल्स बनते हैं, बहुत सारा यार्न प्रोड्यूस होता है। लेकिन आगे वीविंग और नेटिंग में इंडिया में अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव्ड नहीं हुई है, इतनी फास्ट नहीं हुई है कि जितना भी ये रॉ यार्न, रॉ मटेरियल जो है प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसका फटाफट से ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस कर सकें, उसको डाई कर सकें, उसको वीव कर सकें, डाई कर सकें, और जो गारमेंट तैयार करने होते हैं, स्विंग, स्टिचिंग वगैरह के लिए जो मशीन्स हैं और वीविंग, नेटिंग की जो मशीन्स हैं, वो अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड अभी भारत में नहीं है। यानी अंतर है कि जितनी बड़ी क्वांटिटी में रॉ फाइबर और यार्न यानी जो रॉ मटेरियल कपड़ा बनाने के लिए चाहिए वो प्रोड्यूस होता है, उसकी कंपैरिजन में उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अभी उतनी अवेलेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इतना सारा रॉ मटेरियल होने के बावजूद भी हमें वो रॉ मटेरियल, हम एक साल में इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितना भी रॉ फाइबर और यार्न प्रोड्यूस होता है, उस सारे यार्न का भारत में जो मिल्स हैं टेक्सटाइल की, कॉटन वगैरह की, वो सारे यार्न का कपड़ा नहीं बना पाती हैं। इतनी मशीन से, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास अभी भी नहीं है। यानी ये सिस्टम अभी भी अच्छे से भारत में डेवलप नहीं हो पाया है कि जितना भी यार्न भारत में बनता है उस सबका भारत ही यूज़ करे, उसको प्रोड्यूस करे और ख़ुद कपड़ा बना करके बाहर बेचे। तो मजबूरी में क्या करना होता है, ये जो यार्न बहुत ज़्यादा होता है और इसका बराबर से
कपड़ा बन नहीं पाता, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी मिल्स नहीं है। तो इस यान को इंडिया क्या करता है, इंडिया को फिर ऐसे ही एक्सपोर्ट करना होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप सीधे फाइबर बेच देंगे, कॉटन बेचेंगे, आपको 85 रुपये मिलेंगे, इससे ऐड करेंगे, इसका धागा वगैरह बना देंगे, सपोज दैट आपको 100 रुपये या 200 रुपये मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप सोचिए सीधा कपड़ा बना के अगर हम बेचेंगे डायरेक्ट इस सारे का, तो हमें रुपये 800 मिलेंगे, यानी 800 रुपीज़। आप सीधे कॉटन फाइबर बेचते हैं, आपको 80, 85, 90 रुपीज़ मिलते हैं। आप उसका धागा बनाकर बेचते हैं, आपको 100, 200 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन जब आप उस धागे से कपड़ा बना लें और कपड़ा बना करके उसको सिल करके, रंग करके, रेडीमेड गारमेंट बना करके बेचेंगे, तो उसके आपको कम से कम बता रहे हैं, लीस्ट है ये कि 800-900 रुपये मिलेंगे। तो फिर भी मतलब भारत की जो इंडस्ट्री है वो जानती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है कि इतनी आगे स्पिनिंग के बाद यान इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है भारत में, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है कि वो फिर क्या करते हैं कि उससे कपड़ा बनाना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा महंगा है। भारत में अभी टेक्नोलॉजी और मिल्स इतनी डेवलप नहीं है, इतना अच्छे सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से सारे यार्न का यूज़ करके अगर वो कपड़ा बना डालें और भारत इसको बेचे तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ी क्वान्टिटी में भारत को मिलेगा। लेकिन इन 800 की बजाय 200 रुपये में सीधे सीधे यार्न ही बेच देते हैं, क्योंकि इंडिया में जो धागा बनता है, जो यार्न बनता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है और यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी उसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। तो आज की डेट में इंडिया बजाय कपड़े बना करके बाहर बेचने के सीधा क्या बेच देता है, यार्न यानी धागा ही सीधा बेच डालते हैं। और उसी यार्न से जो कपड़े बन करके विदेशों से हमारे पास आते हैं, उन्हें हम फिर दुगनी तिगनी कीमत दे करके भारतीयों को, हम इंडियंस को खरीदना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है डिफेक्ट है, एक कमी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सिस्टम में, इस इंडस्ट्रियल सिस्टम में। इसको और ज़्यादा डेवलप्ड होना होगा, मशीनों की क्षमता बढ़ानी होगी। भारत में बहुत सारी समस्या है, जैसे पावर सप्लाई रेगुलर नहीं होती है और मशीन्स वगैरह हैं जो ज़्यादातर पुरानी हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है। मशीनों के मेंटेनेंस के लिए बहुत सही समय पर सही लोग उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जिसकी वजह से यहाँ तक का काम तो खूब होता है, बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इससे आगे वीविंग, निटिंग, डाइंग और उससे कपड़े बनाना, रेडीमेड गारमेंट बनाना, वो पॉसिबल उतनी स्पीड से नहीं होता। अगर वो इसको लगातार बनाते भी रहेंगे तब तक पीछे से अगला सीज़न फिर आ जाता, फिर नई फाइबर, नया यार्न आ जाता है। तो इतनी कैपेसिटी है नहीं उसको यूज़ करने की। तो क्या करते हैं, इसको ख़राब करने से बेहतर है इस यार्न को बाहर, जब डिमांड है विदेशों में इसकी, तो सीधा इसको बेच देते हैं। बजाय 800 रुपये कमाने के मजबूरी में 200 कमाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस रॉ मटेरियल को हम पूरा यूज़ कर लें, पूरी स्पीड के साथ यूज़ कर लें। और सबसे बड़ी चीज़, स्टैंडर्ड क्वालिटी के गारमेंट नहीं बना पाते इस यार्न का पूरा यूज़ करके। समस्या यहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी समस्या है किसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये पार्ट आपको कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें भी आता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इतनी डेवलप क्यों नहीं हुई है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए फर्दर जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो दोनों में जो स्पीड है वो दोनों की बराबर नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है। कॉटन खूब प्रोड्यूस होता है, खेती खूब बढ़िया हो रही है, और स्पिनिंग और स्पिंडल्स ये भी खूब सारे हैं, लेकिन उसकी नेटिंग वगैरह ये सारे काम अच्छे से नहीं हो पा रहे। इसका कारण है कि भारत में सारे काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, तो इससे मिल का स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बना नहीं है, ठीक। कारण कि जो लोकलाइज्ड एरिया हैं जैसे कॉलोनियल पीरियड में भी कुछ लोकलाइज्ड एरिया, कुछ वीवर्स के पूरे गांव हुआ करते थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती थी कि हम आपको कॉटन देंगे और आप उसका हमको जो धागा वगैरह वो बना करके देंगे, और बाद में उसका हमें क्या करके देंगे, कपड़ा बना करके देने की जिम्मेदारी है। तो इंडिया में आज भी यही होता है कि यार्न तो मशीनों में से खूब बनता है फैक्ट्रीज़ में, लेकिन उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है, जो लोकल्स वीवर्स हैं वो लोग या जो डायर्स हैं उनके पास ये भेज दिया जाता है। सारा काम अगर एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक ही असेंबली लाइन के साथ किया जाए एक ही प्लेस पर, तब ये काम आसान होगा, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये पिछड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ने को आपको मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से जो देश हैं जो भारत से इस यार्न को ख़रीदते हैं। तो जैसे USA है, जापान है, UK है, ये वो कंट्री हैं जो भारत से सीधे यार्न मंगाती हैं, फ़ाइन क्वालिटी का यार्न मंगाती हैं, और इससे वो अपने यहाँ कपड़ा बनाते हैं, भारत में भारत जैसे ही देशों में बेचते हैं, और वही हमें काफ़ी महंगी कीमत पर ख़रीदना पड़ता है विदेशी कपड़े, जबकि वो बने हमारे यहाँ
हमारे यहाँ से भेजी गई कॉटन से ही बने होते हैं विदेशी कपड़े। अगर विदेशी कॉटन के कपड़े आप खरीद रहे हैं वो हमारे यहाँ के द्वारा भेजी गई ही कॉटन से बनते हैं और हम ही उनको महंगे दामों में फिर खरीदते, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी ही इकोनॉमी को नुकसान होता है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा डेवलप बनाना होगा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करना होगा, जिससे हमें ये बाहर ना भेजना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम यहीं करें और हम ही उसको बाहर भेजें और हमारी इकोनॉमी उससे पैसा कमाए। ठीक, लेकिन ऐसा होने में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा समय लगना है। ठीक, तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, इसमें कमियां क्या हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बारे में जानेंगे कि भारत में कॉटन और जूट की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर हैं और वो वहीं पर ज़्यादा क्यों लगाई गई हैं, कहीं और क्यों नहीं, और साथ में इन इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो तब तक आज जो पढ़ाया उसे पढ़ें, समझें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट है, आसान है, आप खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा।